बच्चों, मैं आपकी इंग्लिश टीचर टीना सिंह आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे हमारी क्लास 11 की इंग्लिश बुक जिसका नाम है स्नैपशॉट्स, और स्नैपशॉट्स बुक का लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 2 के जिसका नाम था दी एड्रेस, उसी के प्रश्न और उत्तर। जी हाँ बच्चों, आज हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। बच्चों, मैं बताना चाहूँगी कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये जो स्टोरी थी दी एड्रेस उसे 2 पार्ट्स में तैयार कर रखा है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस स्टोरी को जिसका नाम था दी एड्रेस उसके दोनों पार्ट्स को देखा होगा और स्टोरी को समझा होगा। आज की वीडियो के अंतर्गत बच्चों हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो बच्चों चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, मैं इसे रीड करती हूँ, उसके बाद आपको समझाती हूँ। हैव यू कम बैक सेड द वुमेन, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, डज दिस स्टेटमेंट गिव सम क्लू अबाउट द स्टोरी, इफ यस व्हाट इज इट। ये प्रश्न हमसे कह रहा है, जिस प्रकार से आपने जब स्टोरी को पढ़ा होगा तो आपने ये जाना होगा ये स्टेटमेंट तब आया था। हैव यू कम बैक सेड द वुमेन, यहाँ पे ये जो वुमेन है ये वुमेन ही है मिसेस डॉर्लिंग। मिसेस डॉर्लिंग के ये शब्द थे। उसने कहा था कि क्या तुम वापस आ गई हो। मैंने तो ये विचार किया था कि अब कोई लौट कर नहीं आएगा। और ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये हमें क्या संकेत देता है इस कहानी के अंतर्गत, ये हमसे पूछा जा रहा है। यदि ये कोई संकेत देता है ये वाक्य तो बताइए। तो बच्चों देखते हैं कि ये जो कथन था ये मिसेस डॉर्लिंग ने कहा था, ये तो हमें पता है। अब लेकिन इसने क्या कहा और इस स्टेटमेंट को सुनकर हमें ऐसा स्टोरी में क्या संकेत मिलता है। तो दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स दैट द टू फैमिलीज न्यू ईच अदर। इससे सबसे पहली बात हमें ये क्लियर होती है कि ये जो स्टेटमेंट तभी कहा जा सकता है यानी कि 2 परिवारों में किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई रिश्ता था, कोई ना कोई संपर्क था, किसी न किसी प्रकार का लिंक था। तो ये 2 फैमिली एक दूसरे को जानती थी। एक फैमिली तो हो गई मिसेस डॉर्लिंग की और एक हो गई मिसेस एस की। अब मिसेस एस कौन है? यहाँ पर मिसेस एस जो है नरेटर की मदर है। ये आपको स्टोरी में आपने जाना था। तो ये दोनों एक दूसरे कोई परिवार को जानते थे। दे स्टेड नियर बाय, वो एक दूसरे के फैमिली के आसपास ही रहते थे। एंड दे वर फैमिलियर, और वे जो थे आपस में क्या हो चुके थे बच्चों? फैमिलियर, यानी कि एक दूसरे से परिचित थे। व्हेन द वॉर वॉज कंटिन्यू, जब उस समय युद्ध चल रहा था, सम पीपल लेफ्ट देयर होम्स, कुछ लोग अपने घर को छोड़कर क्या बन गए थे? टू टेक रिफ्यूजी, यानी कि शरणार्थी बन गए थे। दूसरे देश में जाकर, दूसरी जगहों पर जाकर बस गए थे रिफ्यूजी बन के, और कुछ यहीं रह गए थे, कुछ तो चले गए थे। Mrs. Darling thought that the entire family of Mrs. S was killed during the war. जब कुछ लोग चले गए थे घरों को छोड़कर, शरणार्थी बन गए थे, तब मिसेस डॉर्लिंग ने ये सोचा था कि जो लोग चले गए हैं वो तो अब जो यहाँ पर रहने वाले थे, मतलब कि जो रिमेनिंग थे, जो नहीं गए थे छोड़कर, उन्होंने ये सोचा था कि अब तो कोई भी लौट कर आएगा नहीं। तो रहने वालों में थी मिसेस डॉर्लिंग, उसने सोचा था कि अब तो कोई भी लौट कर नहीं आएगा। तब उसके विचार में यही आया कि क्या तुम वापस आ गई हो, जब वाकई में कोई पहुँच जाता है घर पर। Mrs. Darling thought that the entire family of Mrs. S was killed during the war. Mrs. Darling ने यही विचार कर रखा था कि Mrs. S की सारी फैमिली और उसके सारे मेंबर जो हैं युद्ध के दौरान मारे गए होंगे। So she thought that no one had come back. इसीलिए उसने ये विचार ही कर रखा था कि अब शायद कोई भी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि बहुत वर्ष युद्ध के बाद बीत चुके थे और ऐसा अब तक कुछ नहीं, मतलब ऐसा कोई संकेत हमें नहीं समझ में आया था। इसलिए उसने ये विचार किया कि शायद अब कोई भी लौट कर नहीं आएगा। Question number 2. The story is divided into pre-war and post-war times. What hardship do you think the girl underwent during these times? कहने का मतलब है ये जो कहानी है बच्चों ये 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो प्री-वार और एक पोस्ट-वार। प्री-वार कहने का मतलब है युद्ध से पहले की अवस्था, और पोस्ट-वार यानी कि युद्ध के बाद वाला समय। ये 2 समय को दर्शा रही है ये कहानी। ये 2 समय को बांट कर ये हमें कहानी में 2 समय का जो है जिक्र किया गया है, एक युद्ध से पहले की स्थिति और एक युद्ध के बाद वाली स्थिति जब युद्ध शांत हो गया था। व्हाट हार्डशिप, अब आप कौन सी कठिनाइयों का सामना करते हुए देखना चाहेंगे, मतलब कौन सी सामना आपने देखा। व्हाट हार्डशिप डू यू थिंक द गर्ल अंडरवेंट, यानी कि जो उस लड़की ने जो है फेस करी ड्यूरिंग दिस टाइम, ये जो प्री वॉर और जो पोस्ट वॉर की सिचुएशन रही, उन सिचुएशन में कौन सी हार्डशिप यानी कि उस लड़की ने
आपके विचारों में कौन सी हार्डशिप, कौन सी कठिनाइयों का सामना करा, ये आप अपने विचारों में बताइए। क्योंकि यहाँ हमसे पूछा जा रहा है व्हाट हार्डशिप डू यू थिंक, आप ऐसा कौन सा क्या सोचते हैं कि किस प्रकार की हार्डशिप को उस लड़की ने उस दौरान, उस समय में जो है फेस किया, या उस दौरान उस लड़की ने किन किन मुसीबतों या कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ा। तो ये बच्चों ये पूरा प्रश्न था। अब आंसर देख लेते हैं। आंसर देखते हैं बच्चों। आई थिंक देयर आर क्लियर इंडिकेशंस ऑफ द हार्डशिप विच द गर्ल अंडरवेंट ड्यूरिंग दीज टाइम्स, यानी कि हमारे हिसाब से ये कहानी हमको बिल्कुल स्पष्ट संकेत देती है कि वह लड़की ने, यानी कि लड़की यहाँ पे किसके लिए बोला जा रहा है, राइटर के लिए, उस राइटर ने बहुत ज़्यादा दिक्कतों और मुसीबतों और कठिनाइयों का सामना किया था ड्यूरिंग दीज टाइम्स, यानी कि वह जो युद्ध की स्थिति चल रही थी, युद्ध से पहले और युद्ध के बाद भी। द गर्ल बिलोंग टू अ रिच फैमिली, हमने बच्चों जो पार्ट को पढ़ा उससे हमें ये अंदाज़ा लग गया है, क्योंकि उसने वैल्यूबल चीज़ों की बात कही है। इससे हमें ये समझ में आ गया है कि वह जो लड़की थी, यानी कि जो नरेटर थी और नरेटर की जो मदर थी, वो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती थी एंड हैड लॉट ऑफ वैल्यूबल बिलोंगिंग्स, और उसकी माँ की जितनी भी चीज़ें थी वो बहुत ही कीमती थी और बहुत ज़्यादा मूल्यवान थी। मिसेस रॉलिंग्स रिन्यूड हर कॉन्टैक्ट विथ हर मदर, और जैसे कि हमने जाना था कि पहले उनका रिश्ता उनसे नहीं था, मिसेस रॉलिंग से वे परिचित नहीं थे, लेकिन एक बार वो उसकी माँ से मिल जाती है, राइटर की माँ से मिल जाती है, और उसके बाद उनका परिचय बढ़ जाता है, और उसके बाद आना जाना डेली मिसेस रॉलिंग का शुरू हो जाता है। उसके बाद वह बताती है कि शी स्टार्टेड विजिटिंग देयर हाउस एंड टुक अवे ऑल देयर पोजेशंस, यानी कि वह डेली उनके यहाँ आना शुरू कर देती है, और उनकी जितनी भी कीमती जो अच्छी वस्तुएं, उनसे संबंधित उनकी जो बिलोंगिंग्स वाली चीज़ें जो बहुत ही समय से उनसे जुड़ी हुई थी, वो उन वस्तुओं को वे जो है एक एक करके ले जाने लगती है। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, यानी कि ये युद्ध का जो पहला आधा समय था, उस स्थिति का ये समय था, यानी कि फर्स्ट हाफ टाइम था ऑफ द वॉर, यानी कि युद्ध का। एंड द गर्ल सफ़र्ड अ लॉट ड्यूरिंग द वॉर, और उस लड़की ने बहुत ज़्यादा युद्ध के दौरान बहुत ज़्यादा स्थितियों का जो है सामना किया, उससे वह गुजरी। एंड शी लॉस्ट हर मदर, उसने अपनी माँ को भी खो दिया, इसी युद्ध के दौरान ही उसकी माँ भी चल बसी। एंड आफ्टर द वॉर गर्ल लिव्ड अलोन इन अ रेंटेड हाउस, और जब युद्ध जैसे जैसे ख़त्म हुआ उसके बाद उस लड़की ने एक रेंट के कमरे पर, घर पर रहना शुरू किया। शी वॉन्टेड हर बिलोंगिंग्स बैक, अब युद्ध की स्थिति जब धीरे धीरे समाप्त हो गई तो उसने सोचा कि अब वो माँ की सारी जो कीमती बिलोंगिंग्स थे वो मैं अपने पास पुनः वापस ले आऊँगी, जो माँ ने मिसेस रॉलिंग को रखवा दिए थे। व्हेन शी वेंट टू मीट मिसेस रॉलिंग, जब वे मिसेस रॉलिंग से मिलने गई, शी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर, उसने तो सबसे पहले ही उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया सबसे पहली बार में। और जब दूसरी बार वे गई, शी सॉ दैट ऑल हर बिलोंगिंग्स वर अरेंज्ड इन अ टेस्टलेस मैनर, जब वे दूसरी बार पुनः ये प्रयास करती है, जब उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि नहीं मेरे पास उन चीज़ों को होना चाहिए, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, छूना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ, तो जब वे दोबारा मिसेस रॉलिंग के घर पर पहुँचती है तो वो क्या पाती है कि जितनी भी वस्तुएं थी, जितनी भी कीमती वस्तुएं जो उसकी माँ की बिलोंगिंग्स थी और वह मिसेस रॉलिंग ने अपने घर पर रखा हुआ था, वो उसके घर पर बहुत ही गलत तरीके से, मतलब बेकार तरीके से जो है पड़ी हुई थी, टेस्टलेस मैनर में, बिल्कुल अरेंज नहीं है, गंदे भद्दे तरीके से वह रखी हुई थी, जमी हुई थी। एंड शी सडनली लॉस्ट इंटरेस्ट, तभी अचानक उसका ये सब चीज़ों को देख कर उसके मन का जो इंटरेस्ट रहता है वह जो है कम हो जाता है उन बिलोंगिंग्स के प्रति। शी सडनली लॉस्ट इंटरेस्ट इन दैम एज शी कुड नॉट कनेक्ट हर सेल्फ विथ एनी ऑफ दैम, क्योंकि वह ये सोचती है कि जब मेरा अब उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, वो चीज़ें मेरे पास नहीं है, मेरे करीब नहीं है, मैं उन्हें नहीं जान सकती, तो उन चीज़ों की यादें रख के मैं क्या करूँगी, मैं अपने आप को इमोशनली हर्ट करूँगी। तो तुरंत वह ये निर्णय करती है कि अब मेरा इस प्रकार से उन चीज़ों से किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट अब नहीं है, क्योंकि अब वह मुझसे जुड़ी हुई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वॉन्ट टू फॉरगेट द एड्रेस। अब जो नरेटर है वह, इस कहानी की जो नरेटर है वो क्यों उस पते को अब भूलना चाहती है। तो बच्चों चलो देखते हैं आंसर क्या है। द नरेटर ऑफ द स्टोरी वॉन्ट टू फॉरगेट द एड्रेस बिकॉज व्हेन शी वेंट टू द हाउस ऑफ द लेडी who had promised to keep the valuable things safely, but when she saw the things in a tasteless manner in the house of the lady, she wanted to forget the address,
यानी कि आप ये समझ लीजिए कि नरेटर का इंटरेस्ट इसीलिए ऐसा हो जाता है कि वह उस एड्रेस को अब भूलना चाहती है, क्योंकि जब वह उस घर पर जाती है, उस महिला के घर पे, यहाँ पे लेडी बोला गया है मिसेस डॉर्लिंग को, जब मिसेस डॉर्लिंग के घर पे जाती है, मिसेस डॉर्लिंग ही वह महिला थी जिसने ये वादा किया था कि वह सारी कीमती चीज़ों को संभाल कर रखेगी और जब उन्हें ज़रूरत होगी और जब वॉर की स्थिति निकल जाएगी तब आप अपनी सारी चीज़ों को वापस ले लेना। अब उसने ऐसा किया था और ये भी एश्योरिटी दी थी कि वह सुरक्षित रखेगी। बट व्हेन शी सॉ द थिंग्स इन अ टेस्टलेस मैनर, लेकिन जब राइटर उसके घर पर दोबारा पहुंचती है और उन सारी वस्तुओं को बहुत ही टेस्टलेस मैनर पे, यानी कि गलत तरीके से, डीअरेंज तरीके से, जो है अव्यवस्थित तरीके से जब वह पाती है तो वह उसे बड़ा ही इमोशनली तकलीफ़ होती है, वो भावनाओं से बहुत ज़्यादा उसे कष्ट होता है। शी वॉन्टेड द फॉरगेट द एड्रेस, और तभी वह निर्णय करती है कि मैं इस एड्रेस को भूलना चाहती हूँ। कहने का मतलब वह दोबारा कभी भी उन वस्तुओं से सामना नहीं करना चाहती थी जो उसकी पुरानी यादों से जुड़ी हुई थी। एंड लीव द हाउस, और वह उस घर को छोड़ने का निर्णय करती है। एंड शी लॉस्ट ऑल देयर इमोशनल वैल्यू फॉर हर बिलोंगिंग्स, और वह उन सारी यादों को भी भूलने का प्रयास करती है जो उसको जो है इमोशनली, यानी कि उसकी भावनाओं से जुड़े हुए थे, उन वस्तुओं से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे, वह उन सबको छोड़ने का, उन सबको भूलने का वह प्रयास करती है। इसलिए वह ये प्रयास करती है कि वह एड्रेस को अब भूल जाए ताकि दोबारा इन चीज़ों से सामना ना हो सके। The last question and its answer. So the question is, the address is a story of human predicament that follows war comment. यानी कि हमें कमेंट करने के लिए बोला जा रहा है कि आपने जिस कहानी को पढ़ा, दी एड्रेस, ये एक ऐसी कहानी थी जो हमें बताती है कि युद्ध के साथ आने वाली मानव की कठिन परिस्थितियाँ की कहानी है। ये जो कहानी है, दिस इज़ द स्टोरी विच स्टोरी, द एड्रेस, ये जो स्टोरी है इज़ दैट टाइप ऑफ स्टोरी जो हमें ये बताती है कि युद्ध के साथ आने वाली मानव की कठिन जो जितनी भी कंडीशन होती, परिस्थितियाँ होती हैं, ये ऐसी कहानी है। द एड्रेस, इस पर आप कमेंट करिए। तो बच्चों देखते हैं, द एड्रेस इज़ अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकमेंट। हम ये जानते हैं कि ये जो कहानी है वो एक ऐसी कहानी है जो मानव की युद्ध के समय आने वाली जितनी भी कठिन परिस्थितियां हैं उसका वर्णन करती है। क्योंकि इन दिस स्टोरी ड्यूरिंग द वॉर, क्योंकि इस कहानी में वॉर के दौरान क्या होता है, द नरेटर मदर लीव्स ऑल द वैल्यूबल थिंग्स विथ मिसेस डॉर्लिंग, यानी कि ये हमने जाना था कि जो लेखक रहते हैं, लेखिका जो भी थी इस कहानी की, उसकी जो माँ रहती है वो अपनी सारी वैल्यूबल थिंग्स, यानी कि कीमती जो चीज़ें रहती हैं वो किसको सौंप देती है, मिसेस डॉर्लिंग को, इस उद्देश्य के साथ कि इन फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो हम पुनः वापस ले लेंगे और मिसेस डॉर्लिंग रिटर्न कर देंगी। एंड द मदर डाइज, इसी दौरान युद्ध की स्थिति बनी रहती है, समय गुजरता रहता है, माँ भी इसी दौरान चल बसती है, नरेटर की माँ जो है गुजर जाती है। Many years later when the narrator returns to Mrs. Darling house, काफ़ी वर्षों के बाद जब लेखिका यानी कि जो नरेटर है वो लौटती है, मिसेस डॉर्लिंग के घर पर जाती है, टू टेक हर बिलोंगिंग्स बैक, वह अपनी माँ की वह सारी संबंधित वस्तुएं जो उससे भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी, जिनसे वह परिचित थी, वह जब उन्हें वापस लेने के लिए मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती है तो मिसेस डॉर्लिंग का बिहेवियर जस्ट अपोजिट मिलता है। शी शोज़ नो सिंपैथी फॉर हर, वह कोई भी प्रकार की सहानुभूति नहीं प्रकट करती। शी डज़ नॉट अलाउ हर टू एंटर द हाउस, वह ये भी नहीं अनुमति देती कि आप उसके घर पर पहुंच जाओ, वो दरवाजे पर ही दरवाज़ा रोक के खड़ी हो जाती है। सो वी फाइंड दैट, तो इस हिसाब से जब उसको मिसेस डॉर्लिंग का पूरा ही नेगेटिव रोल दिखाई देता है, ना सहानुभूति दिखाई देती है, ना वो उसको पहचानती है, और वह ये इस तरीके से बोलती है कि मुझे तो लग रहा था कोई भी वापस नहीं आएगा, अरे तुम कैसे आ गई। सो वी फाइंड दैट द वॉर लीव्स, तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं, हम ये पाते हैं कि ये जो युद्ध की स्थिति थी, दैट द वॉर लीव्स द वर्ल्ड डेवेस्टेटेड, यानी कि पूरे संसार को नष्ट करने वाली जो स्थिति थी, और वो नॉट ओनली ऑन द फिजिकल लेवल, मानवीय मतलब शारीरिक रूप से नष्ट नहीं किया था। ये जो वार की स्थिति बनी थी, इस वॉर ने, इस युद्ध ने बहुत कुछ नष्ट कर दिया था, ना कि सिर्फ शारीरिक रूप से, बट द इमोशनल लेवल एज वेल, यानी कि शारीरिक रूप से साथ साथ नष्ट या नुकसान तो किया ही, इसके साथ साथ इमोशनल यानी कि भावनात्मक तरीकों से भी बहुत ज़्यादा उसने जो है बर्बादी ले आई थी। किसने ले आई थी? युद्ध ने।
इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो कहानी थी जिसका नाम था दी एड्रेस, ये जो है युद्ध के दौरान मानव के साथ मानव के जीवन में आने वाली कठिन जो परिस्थितियां हैं उसकी ये कहानी है, उसके बारे में ये बताती है। तो ये सिर्फ इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं कि ये कहानी वाकई में जो युद्ध के समय आने वाली जो कठिन परिस्थितियां हैं उसी का वर्णन करती है। तो बच्चों ये सारे इसके प्रश्न और उत्तर थे। 4 क्वेश्चंस बुक में दिए हुए हैं, उन चारों को हमने डिस्कस किया है। बच्चों इसके इस टाइप की जो स्टोरीज़ रहती हैं ये इनमें हमें खुद से लॉजिकली आंसर्स लिखने पड़ते हैं, और ये लॉजिकली आंसर्स लिखना आप अपने ओन वर्ड्स में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। परंतु बच्चों लिखने से पहले हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि हमने स्टोरी को बहुत अच्छे से अध्ययन किया हो। यदि आपने स्टोरी को 1 से 2 टाइम्स बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो नो डाउट आप कैसे भी क्वेश्चंस बने आप आंसर इन अवर ओन वर्ड्स दे सकते हैं। लेकिन यदि आपने स्टोरी को भी ढंग से नहीं पढ़ा है, नहीं जाना है, और अगर आपके सामने डायरेक्ट उस स्टोरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके पास वर्ड पावर की कमी रहेगी और आप अच्छे आंसर्स नहीं लिख पाएंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वाले सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे। आप इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आंसर्स तैयार करते रहिए। मैं आपके साथ इसी प्रकार से और भी आपके डिफरेंट स्टडी कंटेंट आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड लाती रहूँगी। तब तक के लिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।